हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA 6 पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स रोल इन पॉलिसी मेकिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे बदली है समय के साथ और पॉलिसी मेकिंग में इसका रोल कैसे इवॉल्व हुआ है। हमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न रोल, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में इसका इंपॉर्टेंस और पॉलिसी के अलग अलग स्टेजेस में इसका कंट्रीब्यूशन बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है सरकारी प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो गवर्नमेंट के लॉस और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। पहले इसे एक रिजिड और रूल बाउंड सिस्टम माना जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ इसका रोल भी बदला है। आज ब्यूरोक्रेसी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक सीमित नहीं है बल्कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मॉनिटरिंग और फीडबैक में भी एक्टिव रोल प्ले करती है। मैक्स वेबर ने इसे रैशनल लीगल अथॉरिटी के रूप में समझाया, पर आज के दौर में अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस पर ज्यादा फोकस है। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी मेकिंग। क्लासिकल व्यू के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी का काम सिर्फ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना था जो पॉलिटिशियंस बनाते थे। मैक्स वेबर के मॉडल में हायरार्की, स्पेशलाइजेशन और रूल्स पर एम्फोसिस था। ब्यूरोक्रेट्स को न्यूट्रल और एनोनिमस रहना था, सिर्फ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने थे। एग्जाम्पल, कॉलोनियल इंडिया में ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं था। 2. चेंजिंग नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रूल बाउंड से रिस्पॉन्सिव। आज के ब्यूरोक्रेसी ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सिटीजन ओरिएंटेड हो गई है। न्यूट्रलिटी से पार्टिसिपेशन। ब्यूरोक्रेट्स अब एक्टिवली पॉलिसी डिस्कशंस और ड्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और ग्लोबल ट्रेंड्स ने ब्यूरोक्रेसी को इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल बनाया है। डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल लेवल ब्यूरोक्रेसी, जैसे पंचायती राज, को ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। 3. रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ब्यूरोक्रेट्स बिल्स ड्राफ्ट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और मिनिस्टर्स को एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ड्राफ्ट बनाने में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल था। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक ले जाते हैं। एग्जाम्पल, MG नरेगा का इंप्लीमेंटेशन लार्जली डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करता है। पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। ब्यूरोक्रेट्स स्कीम्स की प्रोग्रेस देखते हैं और रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, नीति आयोग की रिपोर्ट्स ब्यूरोक्रेसी के डाटा पर बेस्ड होती है। पॉलिसी इनोवेशन। ब्यूरोक्रेट्स नए आइडियाज और पायलट प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज पर बेस्ड होते हैं। 4. चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी मेकिंग। रेड टेपिज्म। ज्यादा रूल्स और फॉर्मेलिटीज की वजह से पॉलिसी मेकिंग स्लो हो जाती है। करप्शन। पावर का मिसयूज एफिशिएंसी और ट्रस्ट को कम करता है। पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ब्यूरोक्रेट्स की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है। कैपेसिटी इश्यूज। ट्रेनिंग की कमी और आउटडेटेड सिस्टम्स एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी। ब्यूरोक्रेसी को एक तरफ इंडिपेंडेंट रहना है और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी निभानी है। कंक्लूजन। ब्यूरोक्रेसी का रोल अब एक पैसिव एग्जीक्यूटिव से बदलकर एक एक्टिव पार्टनर बन गया है पॉलिसी मेकिंग में। हाँ, करप्शन, रेड टेपिज्म और पॉलिटिकल प्रेशर जैसे चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी में गवर्नेंस के लिए एक स्ट्रांग और अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी जरूरी है। अगर ब्यूरोक्रेसी सिटीजन सेंट्रिक और ट्रांसपेरेंट हो तो पब्लिक पॉलिसीज ज्यादा इफेक्टिव बनेंगी। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Analyze the role of international agencies in policy making. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO, ETC किस तरह से देश की पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करती है। हमें इनके रोल्स, मेथड्स और इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन।
पब्लिक पॉलिसी सिर्फ एक देश के इंस्टीट्यूशन से नहीं बनती, बल्कि ग्लोबल फोर्सेस भी यूज शेप करती है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और WHO जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज देश की पॉलिसीज पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से असर डालते हैं। यह एजेंसीज फंडिंग, टेक्निकल एडवाइस और ग्लोबल एग्रीमेंट्स के जरिए पॉलिसी मेकिंग को गाइड करती है। आइए इनकी रोल और चैलेंजेस को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. इंटरनेशनल एजेंसीज का नेचर और इम्पोर्टेंस। यह एजेंसीज कई कंट्रीज के साथ मिलकर बनाई गई इंस्टीट्यूशंस होती है जो ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। यह रिसर्च, डाटा और पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो कंट्रीज अपने पॉलिसीज में अडॉप्ट करती है। एग्जाम्पल, UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG हर देश के एजुकेशन, पॉवर्टी और एनवायरनमेंट पॉलिसीज को गाइड करते हैं। 2. फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। वर्ल्ड बैंक और IMF डेवलपिंग नेशंस को लोन्स और ग्रांट्स देते हैं, लेकिन उनके साथ कंडीशंस भी होती है जिसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। एग्जाम्पल, 1991 में इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन IMF के प्रेशर में अडॉप्ट किए थे। WTO ग्लोबल ट्रेड रूल्स सेट करता है, जिसके हिसाब से हर देश अपने ट्रेड पॉलिसीज बनाता है। इन सब से इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होती है। 3. टेक्निकल और नॉलेज सपोर्ट। एजेंसीज टेक्निकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, WHO ने कोविड-19 के दौरान गाइडलाइंस दिए, जिन पर हर देश ने अपनी हेल्थ पॉलिसी बेस की। यूनेस्को एजुकेशन सेक्टर में रिसर्च और फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है। इससे पॉलिसीज एविडेंस बेस्ड और इफेक्टिव बनती है। 4. ग्लोबल गवर्नेंस और पॉलिसी नॉर्म्स। इंटरनेशनल एजेंसीज कंट्रीज को एक साथ लाती है ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और ह्यूमन राइट्स। एग्जाम्पल, UNFCCC के अंडर पेरिस एग्रीमेंट ने दुनिया भर के देश की एनवायरनमेंट पॉलिसीज को शेप किया। एजेंसीज मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन भी करती है, जैसे MDG और SDG के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। 5. क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस। डिपेंडेंसी। डेवलपिंग कंट्रीज कभी कभी एड पे डिपेंडेंट हो जाती है। वेस्टर्न डोमिनेंस। IMF और वर्ल्ड बैंक पे अक्यूज किया जाता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसीज। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हर जगह काम नहीं करते और कभी कभी इनइक्वालिटी बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल, अफ्रीका के कई देश IMF के ऑस्टेरिटी मेजर्स के बाद और गरीब हो गए। सॉवरेनिटी कंसर्न। इंटरनेशनल एजेंसीज कभी कभी देश के इंटरनल मैटर्स में ज्यादा इंटरफेयर करती है। कंक्लूजन, इंटरनेशनल एजेंसीज ने ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, फाइनेंशियल हेल्प, रिसर्च और ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू। लेकिन इनका एक्सेसिव इंटरफेरेंस कभी कभी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि देश अपने नेशनल प्रायोरिटीज और ग्लोबल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस बनाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Examine the relevance of systems theoretic model of policy analysis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम्स थियोरेटिक मॉडल के बारे में डिटेल में बताना है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, पॉलिसी एनालिसिस में इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या है। साथ ही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू रेलेवेंस दिखानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिस्टम्स थियोरेटिक मॉडल को पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन ने पॉपुलर बनाया। यह मॉडल पॉलिसी मेकिंग को एक सिस्टम की तरह देखता है जिसमें इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट्स और फीडबैक होते हैं। इसका फायदा यह है कि यह सोसाइटी, गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट को एक साथ जोड़कर देखता है। इस मॉडल की मदद से हम समझ पाते हैं कि पॉलिसीज कैसे बनती, इंप्लीमेंट होती और फिर बदली जाती है। मेन बॉडी। 1. सिस्टम्स थियोरेटिक मॉडल को समझना। इस मॉडल के हिसाब से गवर्नमेंट एक सिस्टम का हिस्सा है जो सोसाइटी से इनपुट्स, डिमांड्स, सपोर्ट, प्रेशर लेता है। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट्स, लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाते हैं। आउटपुट्स के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उससे फीडबैक मिलता है और वही फीडबैक दोबारा नए इनपुट्स क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, गरीबी कम करने की डिमांड्स, इनपुट। सरकारी स्कीम्स जैसे MGNREGA, आउटपुट। सक्सेस या फेलियर की फीडबैक दोबारा पॉलिसी रिवाइज होती है। 2. पॉलिसी एनालिसिस में इंपॉर्टेंस। होलिस्टिक व्यू।
यह मॉडल पॉलिसी को अलग नहीं देखता बल्कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ एनालाइज करता है। डायनामिक नेचर, फीडबैक लूप पॉलिसी को स्टैटिक नहीं बनाता बल्कि उसके चेंजेस दिखाता है। प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई, कौन सा पाथ सिस्टम में वीक है, जैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप या पब्लिक सपोर्ट की कमी। एग्जाम्पल, भारत की एनवायरमेंटल पॉलिसीज में इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन इनपुट्स, नेशनल डिमांड, पब्लिक प्रोटेस्ट्स और आउटपुट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्लियरली दिखते हैं। 3. स्ट्रेंथ्स ऑफ द मॉडल, सिंपल और क्लियर फ्रेमवर्क देता है जिससे पॉलिसी मेकिंग समझना इजी हो जाता है। एनवायरमेंट फैक्टर्स जैसे मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, एनजीओएस और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को इंक्लूड करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी यूजफुल है क्योंकि अलग अलग देशों में अप्लाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम पब्लिक डिमांड, इनपुट्स, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन पॉलिसीज, आउटपुट्स और लोगों का रिएक्शन, फीडबैक क्लियरली सिस्टम के थ्रू समझाया जा सकता है। 4. क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ डिस्क्राइब करता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देता। पावर रिलेशंस इग्नोर करता है। एलीट ग्रुप्स और इनइक्वालिटी का रोल समझने में वीक है। ओवर सिंप्लीफाइड, रियल वर्ल्ड में पॉलिसी मेकिंग इनपुट आउटपुट डायग्राम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंटरनल पॉलिटिक्स को इग्नोर करता है। गवर्नमेंट के अंदर के कन्फ्लिक्ट्स का ध्यान नहीं रखता। एग्जाम्पल, इंडिया के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में डिमांड तो थी, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स ने आउटपुट्स को ब्लॉक कर दिया। 5. आज के समय में रेलेवेंस, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में ये मॉडल और भी रेलेवेंट है क्योंकि एनजीओ, इंटरनेशनल एजेंसीज और पब्लिक ओपिनियन सभी इनपुट्स बन गए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत के लिए ये मॉडल यूजफुल है समझने के लिए कि कैसे मल्टीपल प्रेशर्स से पॉलिसीज शेप होती है। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स और वेलफेयर स्कीम्स को इस मॉडल के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। कंक्लूजन, सिस्टम्स थियोरेटिक मॉडल आज भी रेलेवेंट है क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग को एक साइकिल ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स और फीडबैक के रूप में समझाता है। यह मॉडल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच के इंटरेक्शन को हाईलाइट करता है। हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the major dimensions of policy impact and assessment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पॉलिसीज का असर अलग अलग तरीकों से कैसे एसेस किया जाता है। मतलब हमें समझना है कि एक पॉलिसी के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और इनका इवैल्यूएशन कैसे होता है। आंसर, इंट्रोडक्शन। पब्लिक पॉलिसी सिर्फ बनाने और लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका इम्पैक्ट और असेसमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट का मतलब है पॉलिसी के नतीजे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो समाज, अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस पर होते हैं। असेसमेंट का मतलब है इन रिजल्ट्स को सिस्टमैटिकली स्टडी करना, ताकि पता चले कि पॉलिसी ने अपने गोल्स अचीव किए या नहीं। थिंकर्स जैसे थॉमस डाई और यहेजेकेल ड्रॉ ने एम्फसाइज किया है कि इवैल्यूएशन से गवर्नेंस अकाउंटेबल और इफेक्टिव बनता है। इस आंसर में हम पॉलिसी इम्पैक्ट और असेसमेंट के मुख्य डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. सोशल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसीज सीधे लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी और सोशल जस्टिस। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने बच्चों के लिए स्कूल इनरोलमेंट बढ़ाया और इनइक्वालिटी कम की। सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन को देखकर किया जाता है। 2. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसीज इकोनॉमी को शेप करती है, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट स्टेबिलिटी पर असर डालती है। एग्जाम्पल, एमजी नरेगा 2005 ने रूरल एरियाज में काम दिया और उनकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ाई। इकोनॉमिक असेसमेंट में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और जीडीपी ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है। 3. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट। पॉलिसीज डेमोक्रेसी और गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को भी अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन पॉलिसीज ने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया और इलेक्टरल डायनामिक्स चेंज किया। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट में ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन एंगेजमेंट बढ़ता है। 4. एनवायरमेंटल और एथिकल डायमेंशंस। आज के टाइम में पॉलिसीज का एनवायरमेंटल और एथिकल इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जाम्पल,
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट की और कार्बन एमिशन कम करने की कोशिश की। एथिकल असेसमेंट देखता है कि पॉलिसीज फेयर, जस्ट और सस्टेनेबल हैं या नहीं। 5. टेक्निक्स ऑफ पॉलिसी असेसमेंट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉस्ट्स और बेनिफिट्स का कंपैरिजन करता है। इम्पैक्ट एवैल्यूएशन डाटा के बेसिस पर रिजल्ट्स चेक किए जाते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट और सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म पब्लिक सर्वे और सिटीजन फीडबैक क्वालिटेटिव इनपुट देते हैं। कंक्लूजन पॉलिसी इम्पैक्ट और असेसमेंट से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि एक पॉलिसी सोसाइटी के लिए कितनी इफेक्टिव, इंक्लूसिव और अकाउंटेबल रही। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एनवायरनमेंटल डायमेंशंस मिलकर पॉलिसी के एक्चुअल इफेक्ट्स दिखाते हैं। अगर असेसमेंट ना हो तो पॉलिसी सिर्फ सिंबॉलिक बनकर रह जाती है। इसलिए एवैल्यूएशन पॉलिसी साइकिल का एक एसेंशियल हिस्सा है जो रिफॉर्म और बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।